तो ये भवन, प्रार्थना भवन के ऊपर चटाई लगने की जो हम बात कर रहे थे, बांस की चटाई, वो लगाना शुरू कर दी है। तो चलिए हम थोड़ा पास चलते हैं, पास चल के देखते हैं। तो ये है चटाई, 2-3 चटाई तो हमारे कारीगर लगा दिए हैं। अभी इस तरह से चटाई की फिटिंग ये लोग कर रहे हैं। नीचे दे दिया जाए, ऊपर दिया मत कर दिया जाए। कोई ना भाई आप तो आंदो ऊपर दे देना। कोई भी काम जब शुरू से उसको होता हुआ या बनता हुआ देखते हैं तो समझ में आता है कि कैसे बना है। जब इस प्रक्रिया को हम नहीं देखते हैं पूरा बनने के बाद, यानी तैयार चीज़ को, किसी भी चीज़ को जो हम देखते हैं तो हम बड़े आश्चर्य में और असमंजस में पड़ते हैं कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ बनी कैसे होगी, बनाया कैसे होगा। खासकर वो चीज़ें जो कि पूरी तरह से हाथ से बनाई जाती हैं, यानी जिसमें हाथ की कारीगरी होती है। और कारीगरी का शायद मुझे जहाँ तक अर्थ समझ में आता है, हाथ जिसको कि कर भी कहा जाता है, तो वो हर कार्य जो कि हाथ से किया जाता है, यानी अपने करों के द्वारा किया जाता है, उसको शायद कारीगरी कहते होंगे। ऐसा उसका नामकरण हुआ होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो चटाई तो पहले से तैयार है, बनी है, बस उनको ऐसे बिछा के छप्पर के ऊपर बिछा के बीच बीच में कील ठोकते जा रहे हैं। तो जो इसका काम पूरा होने की तरफ पहुंच रहा है, वैसे वैसे इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। उतना सुंदर ये प्रार्थना कक्ष या प्रार्थना भवन लग रहा है। थोड़ा अंदर से भी देखते हैं। ये बांस की रस्सियों से जब स्ट्रक्चर को बांधा गया तो पहले कैसे दिखता था और अभी कैसे दिखता है, कुछ ऐसा दिख रहा है। चैनल चलाए तो तुम रोज बना। तो अभी इस भवन को बनता हुआ जब मैं देख रहा हूँ और विभिन्न स्टेजेस में देख रहा हूँ, अलग अलग चरणों में, तो मुझे एक बात याद आ रही है कि जो रविंद्र शर्मा जी ने हमेशा कहते रहे कि हमारे जो भारतीय विधि से, तरीके से जब कभी भी किसी चीज़ का निर्माण किया जाता रहा है, चाहे वो भवन हो या दूसरी चीज़ हो,
तो उसकी हर स्टेज में वो चीज़ खूबसूरत दिखती है, उसका सौंदर्य हर स्टेज में है। तो एक उदाहरण के तौर पे वो कहते हैं कि जैसे एक पौधा है या पेड़ है, तो जब वो बीज रूप में होता है तब भी बहुत खूबसूरत दिखता है। बीज जब अंकुरित होता है, उसमें अंकुर निकलते हैं, तब भी वो बहुत सुंदर दिखता है। अंकुरण होकर जब छोटा पौधा होता है तो भी बहुत खूबसूरत दिखता है, और जब छोटा पौधा बड़ा होता है तब भी वो खूबसूरत दिखता है। बड़ा होकर जब उसमें फूल कौपल निकलने लगती है, फूल आने लगते हैं तो भी वो खूबसूरत दिखता है। फूल आने के बाद जब उसमें फल आने लगते हैं तब भी वो सुंदर दिखता है। और जब वो उसके पत्ते झड़ने लगते हैं तो भी बहुत सुंदर दिखता है। पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, सूख जाता है पूरे, तब भी वो बहुत सुंदर दिखता है। तो हर स्टेज पर सौंदर्य, हर स्टेज पर, हर प्रक्रिया में, हर स्तर पर वो सुंदर है, वो पूर्ण है। कभी कभी उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। सूखा भी है तो भी उसमें सुंदरता है, वो अपने आप में एक पूर्णता है। तो ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति के द्वारा बनाई गई हर चीज़ में हर समय सौंदर्य है, वो पूर्ण है, कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक उसी तरह से जब हमारे भवनों का निर्माण उसी प्रकृति से प्रेरित होकर किया जाता रहा है, तो हर स्टेज पर वो जो भवन है वो सुंदर दिखता था। और अभी भी हम जब इस प्रार्थना कक्ष की बात कर रहे हैं तो मेरा ध्यान उस ओर गया जो कि अरविंद शर्मा गुरुजी ने कहा था, उसको एक सूत्र रूप में हमको बताया था। तो जब ये पुराना जो स्ट्रक्चर है जब वह सूख कर थोड़ा सा जर्जर हो गया था तो भी वह खूबसूरत दिख रहा था। अभी जब इसको बनाना शुरू किया, पहले वाले को डिसमेंटल किया, उसको हटाया, तो भी वो खूबसूरत था। बांस लगाया गया तो वो खूबसूरत दिख रहा था। बांस के बाद जब रस्सियों से स्ट्रक्चर को बांधा गया बांस की, तो वो सुंदर दिख रहा था। तो भारतीय पद्धति से बनाए गए भवन या कोई भी चीज़ हो, उसमें हर स्तर पर सौंदर्य है। ऐसा नहीं कि सब बन जाए और बन के तैयार हो जाए, जो ऊपर से उसकी छपाई अपाई हो जाए, लिपाई पुताई हो जाए, तब वो सुंदर दिखना शुरू हो। जबकि आधुनिक जो भवन है वो सिर्फ बनने के बाद जब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, लिपाई पुताई के बाद, प्लस के बाद, तब जाके वो कहीं कुछ हद तक वो सुंदर दिखते हैं। लेकिन बड़े बड़े भवन, चिकने टाइल्स और प्लास्टर और अच्छे अच्छे रंग, कृत्रिम रंग पोते होने के बावजूद भी जब एक उस शहर को हम देखते हैं और उस शहर में बने बने इन भवनों को देखते हैं तो कभी खूबसूरत नज़र नहीं आते। वो कहीं ना कहीं उनमें वो रूखापन, वो सूखापन, वो कुरूपता, आधुनिकता की कुरूपता उनसे झलकती है। उसको बताया जरूर जाता है कि सुंदर दिख रहे हैं, सुंदर भवन, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से सुंदर नहीं दिखते हैं। मतलब उनकी सुंदरता का अगर बखान ना करो आधुनिक भवनों का, तो बिल्कुल भी सुंदर ना लगे, वो नहीं लगता है। और एक बात और गुरुजी हमेशा कहते रहे हैं कि भारत की किसी भी विधा में, किसी भी कार्य में कभी भी कोई भी चीज़ सीधी लाइन में नहीं बनाई जाती थी। जिस तरह के आज के आधुनिक भवन दिखते हैं कि उनकी छत जो है, छत की एक सीधी लाइन में होती है हर तरह से, चाहे खड़े हो चाहे आड़े हो, तो उस सीधापन उसमें सीधी है। और सीधी जो लाइन होती है वो हमेशा चीज़ों को काटती है। तो जब इस तरह के भवनों को हम देखते हैं तो जो कि छत, जिनको हम कह रहे हैं सीधी लाइन वाले छत जो होते हैं, उससे उनके पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो कटी नज़र आती हैं। तो कटी हुई चीज़ों में कभी भी कोई सौंदर्य नहीं होता है। तो इसलिए हमारे जो भवन पहले बनते थे वो उनमें कभी भी कोई सीधी रेखा में ना तो उनकी छत होती थी, ना तो वो भवन हुआ करते थे। और इसी वजह से सारी वो भवन भी खूबसूरत दिखते रहे हैं और उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी खूबसूरत दिखता रहा है। तो ऐसा मैंने जब सूत्र रूप में सुना तो मुझे बात तो ठीक लगी, लेकिन जब मैंने देखा, इसी गांव की अगर मैं बात करूं, गांव में ही ऐसे कई घर हैं जो आजकल सीमेंट प्लास्टर के पक्के मकान बन गए और उनकी जो छत है वो सीधी है, यानी भवन सीधे हैं, रेखा, सीधी रेखा खींची है।
और उसके आसपास ही भवनों को देखा जो कि पुराने मकान हैं जिन पे खप्पर डले होते हैं, तो उनका जब उनके जो बैकग्राउंड को देखा गया उन घरों के सामने खड़े होकर जब पीछे के बैकग्राउंड को देखा गया तो भवन भी खूबसूरत दिखते हैं और पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत खूबसूरत दिखता है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पर ना तो बर्तन कभी सीधी रेखा में बनाए गए हैं जैसे कि ग्लास वगैरह, ना भवन कभी सीधी रेखा में बनाए गए हैं। तो ये चटाई जब पूरी तरह से लग जाएंगी इस भवन में, इस कक्ष में, प्रार्थना भवन में, तो हम उसका पूरा ओवरव्यू आपको दोबारा से दिखाएंगे।